नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान के हालात ठीक नहीं है। गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। लाखों लोग सड़क पर हैं और ईरान में हालात बांग्लादेश जैसे दिख रहे हैं। खामनेई की तख्ता पलट की जा सकती है या खामनेई को देश छोड़ना पड़ सकता है। और इस तस्वीर के पीछे एक नाम जो चर्चा में है वो है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA। पीसीआर प्लीज विजुअल जरूर रखें। ये देखिए तस्वीरें, मैं इस तरफ आ जाता हूं। ये देखिए तस्वीर ईरान की। आगजनी, बवाल, पत्थरबाजी, हिंसा, गोलीबारी, हत्या, सब कुछ ईरान में इस वक्त देखने को मिल रहा है। खामनेई सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि इस प्रोटेस्ट को दबा दिया जाए, लेकिन लोग बहुत गुस्से में हैं। दो कारण हैं। एक तो वहां की सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त तरीके से है, और सेकंड रीजन जो दुनिया भर के विशेषज्ञ मान रहे हैं, जान रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को हवा देने के लिए, इस विरोध को हवा देने के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका के हाथ है। हालांकि किसी पुख्ता दस्तावेज में इस बात का जिक्र नहीं, कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर इतिहास उठाकर देखें तो क्या नजर आता है। पिछले 100 साल में दुनिया में जितने तख्ता पलट हुए उनकी फाइलों को पलटेंगे तो एक नाम बार बार सुनाई देता है, वो है CIA का। बांग्लादेश में करीब 1 साल पहले तख्ता पलट की स्क्रिप्ट अगर आज उठाकर आप देखेंगे, शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ। वहां की कमान संभाली मोहम्मद यूनुस ने। कहते हैं ये वही यूनुस है जिसे अमेरिका के इशारे पर नोबेल मिला। ये कई सालों तक अमेरिका में रहा। इससे पहले इराक, नेपाल में भी देख लीजिए। यहां तक कि बांग्लादेश में जो हुआ उस पर तो मोहर वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगाई। प्रधानमंत्री इसलिए क्योंकि वो अभी तक प्रधानमंत्री हैं भारत की नजर में। शेख हसीना ने कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड उनसे मांगने की कोशिश में था अमेरिका। अमेरिका ने कहा था सेंट मार्टिन आइलैंड आप मुझे दे दीजिए और वहां पर कुछ नहीं होगा। ये क्लियर एलिगेशन से शेख हसीना की तरफ से लगाया गया और बाकायदा इसके ऊपर एक किताब भी छपी है। इसके बाद आप भारत के पड़ोस में देखिए, आप नेपाल देख लीजिए, आप श्रीलंका देख लीजिए, बांग्लादेश की स्थिति हमने आपको बताई दी, पाकिस्तान देख लीजिए। सबसे लोकप्रिय लीडर इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे है। इलेक्शन रिग्ड है और शहबाज शरीफ और उसके ऊपर बैठा है मुल्ला मुनीर, जो कि व्हाइट हाउस का बेहद खास है। यानी कि फंडिंग करो और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को बड़ा कर दो, जिससे वहां की जो पॉलिटिकल विंग है या जो सत्ता है वो आपके कंट्रोल में आ जाए। और ईरान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। खामनेई के खिलाफ माहौल बना हुआ है, लेकिन इसे और हवा देने की कोशिश की जा रही है। तो आज इसी पर करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। क्या ईरान में उथल पुथल और सिविल वॉर के जो हालात बने हैं उसके पीछे अमेरिका है या सिर्फ ईरान की पॉलिसी जिम्मेदार है? और देखेंगे ईरान और अमेरिका कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों के बीच कांटे की दुश्मनी है। बड़ी डिबेट इंटरनेशनल पैनल के साथ, दुनिया भर से गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। ईरान में इस वक्त जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। कहा जा रहा है जिंजीज ने खामनेई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया और इसके पीछे ट्रंप युग की नीति और CIA की परछाई का दावा भी किया जा रहा है। इससे पहले बांग्लादेश, इराक, नेपाल, हर जगह सत्ता बदली और हर बार उंगली अमेरिका पर उठाई गई। क्यों अमेरिका से सुपर पावर तमगा छिपाने की बौखलाहट में तेजी से मजबूत होते देश में अस्थिरता पैदा करके क्या उसे जानबूझकर कमजोर किया जाता है? ऐसे आरोप लगातार अमेरिका पर लगाए जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान में इतना जबरदस्त घरेलू असंतोष है या फिर बाहरी दखल भी है? कहते हैं ईरान में जिंजीज की बेचैनी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत जबरदस्त है, पाबंदियां बहुत ज्यादा हैं, सोशल मीडिया पर आरोप है, दौर है आरोपों का, ट्रंप काल की मैक्सिमम प्रेशर की नीति है। आरोप यह भी है साइबर इन्फ्लुएंस और नैरेटिव सपोर्ट है। काउंटर यह है युवा असंतोष के अपने घरेलू कारण हैं जिससे यह प्रदर्शन हो रहा है। सवाल यह ईरान में प्रदर्शन से कितना भीतर से और कितना बाहर से सपोर्ट है। अगर बाहरी हाथ नहीं है तो हर बार वही आरोप क्यों है? क्योंकि जिस ईरान की इकोनॉमी अभी स्लो डाउन के दौर पर गुजर रही थी, महंगाई अचानक वहां पर काफी ज्यादा आ गई थी, खामनेई के खिलाफ असंतोष उभर रहा था। और अगर पुरानी स्क्रिप्ट देखें तो लगता है कि तख्ता पलट की जो सारी कोशिशें एक साथ एक जगह केंद्रित हो रही हैं, जिसे खामनेई की सत्ता चली जाएगी, खामनेई को उखाड़ फेंका जाएगा।
बिना किसी संदेह के ईरान में हिंसा के पीछे जो स्थिति अभी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन यूएस से जाकर लगता है। बांग्लादेश को एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए। शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया गया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का आरोप लगा। लोकतंत्र बनाम जियोपॉलिटिक्स के खींचतान में विदेशी दबाव नजर आया। काउंटर यह दिया गया कि घरेलू राजनीति है, चुनावी समीकरण है और शेख हसीना सरकार बहुत ज्यादा तानाशाही हो गई थी। फायदा क्या हुआ और किसको हुआ? फायदा यह हुआ कि अमेरिका का एक सो कॉल्ड CIA एजेंट जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस, वो सत्ता पर काबिज हुआ और उसके बाद उसने अपने हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश की। उसने बांग्लादेश में भारत विरोधी नैरेटिव फैलाया, हिंदुओं को निशाना बनाया, पाकिस्तान से दोस्ती की और बाकी कंट्रीज के लिए रास्ता खोल दिया। मतलब साफ है, देश कोई भी हो दुनिया के किसी कोने में, वहां अमेरिका अपना दबदबा चाहता है। अमेरिका के मंसूबों को अंजाम देता है पर्दे के पीछे से CIA। बार बार यही आरोप लगते हैं। पिछले 100 सालों में जहां जहां सत्ता बदली, नक्शे हिले, वहां एक सवाल बार बार उठाया गया, क्या यह संयोग था या सोचा समझा प्रयोग? कई देशों में अस्थिरता के पीछे CIA के फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। अब इराक को ही ले लीजिए। इराक जहां अमेरिकी दखल का इतिहास एक खुली किताब है। आरोप यह है सुरक्षा, तेल, क्षेत्रीय संतुलन के नाम पर सत्ता समीकरण चेंज करना। काउंटर यह कि आंतरिक विभाजन और सुरक्षा संकट की स्थिति थी, इसलिए स्थिति बनी। अमेरिका और CIA का इतिहास हालिया सालों में कई देशों में सत्ता परिवर्तन पर बहस को हवा देता है। CIA खुद को कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, इंटेलिजेंस गैदरिंग उसका काम है, लेकिन आलोचना करने वाले कहते हैं कि कोवर्ट ऑपरेशन CIA चलाती है, इन्फ्लुएंस करती है, रिजीम चेंज नैरेटिव चलाती है और उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। आलोचक के कथन पर मुहर लगाती कुछ साल पहले नेपाल में ओली सरकार के तख्ता पलट की पूरी स्क्रिप्ट। जेनजीज का प्रदर्शन हुआ, ओली सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। आरोप लगा कूटनीतिक दबाव, NGO नेटवर्क, बैकडोर डिप्लोमेसी। काउंटर यह था कि कोलिशन पॉलिटिक्स और अंदरूनी अस्थिरता हो गई थी, इसलिए जेनजीज ने प्रोटेस्ट कर दिया। अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन वो खुद को शांति का मसीहा कहता है और कहता है कि पूरी दुनिया में वो लोकतंत्र का रक्षक है। लेकिन वहीं सेम टाइम में यह भी एलिगेशन लगता है कि हर जगह तख्ता पलट वाली साजिश के पीछे कहीं ना कहीं CIA का हाथ होने की आशंका जताई जाती है। सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसा किसी देश में हो, रिमोट कंट्रोल या पर्दे के पीछे से नाम बार बार अमेरिकी डीप स्टेट का ही आता है। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव ने ऐसा ही दावा किया, आपको सुनवाते हैं। जो रिजीम चेंज को कराने की जो भी साजिशें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डीप स्टेट के द्वारा रची जाती हैं, उसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA की सबसे बड़ी भूमिका होती है और अमेरिका की जो अन्य एजेंसीज भी इस पूरी प्रक्रिया में गुप्त रूप से शामिल होती हैं। और वर्तमान समय में जो स्थितियां वेनेजुएला के संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पॉलिसीज़ में दिखाई देती हैं, तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो इस तरीके की जो भी विश्व भर में रिजीम चेंज को कराने का उसका एक लंबा इतिहास रहा है। दावा किया जाता है कि अमेरिका एक पैटर्न पर काम करता है। हर तख्ता पलट के पीछे एक थ्योरी होती है। कई देशों में जहां तख्ता पलट हुआ है वहां पर CIA की तथाकथित स्क्रिप्ट देखी गई है। तख्ता पलट की पहले की स्क्रिप्ट क्या होती थी? आर्थिक दबाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण, फिर नैरेटिव वॉर, उसके बाद सत्ता परिवर्तन। आज की तारीख में क्या हो गया चेंज? तख्ता पलट की नई स्क्रिप्ट क्या है? साइबर के जरिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। सोशल मीडिया के जरिए वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए। इन्फ्लुएंस के जरिए वहां की जनता को मूड को बदलिए और जनता का मूड बदला तो सत्ता अपने आप बदल जाएगी। तख्ता पलट का चेहरा बदला है। साइबर, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंस, वोट बदलिए, सत्ता चेंज। डिजिटल दौर में अफवाह भी हथियार है। ईरान हो, एशिया हो, आरोप बार बार वही है, जवाब अलग अलग है, अंतिम फैसला आसान नहीं है। हर तख्ता पलट के पीछे अमेरिका और CIA की साजिश का सहयोग नजर आता है। लेकिन क्या ये सिर्फ सहयोग है? लेकिन जब इतिहास सवाल उठाता है तो चुप्पी नहीं, जवाबदेही जरूरी हो जाती है। आप ईरान और इसके इतिहास को भी देखेंगे, अमेरिका के इतिहास को, तो 1979 से पहले ईरान और अमेरिका के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। इस्लामिक क्रांति के आने के पहले, जब वहां पर शाह पहलवी की सरकार हुआ करती थी। शाह पहलवी अमेरिका के बहुत क्लोज माने जाते थे। ये वही दौर था जब अमेरिका ने ईरान में बाकायदा परमाणु कार्यक्रम शुरू करवाए। लेकिन 1979 में जब शाह पहलवी के खिलाफ वहां के लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया, वहां के लोगों ने राजशाही का विरोध किया। शाह पहलवी राजशाही
शासन जो है चलाते थे 1979 तक। 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई तो वहां पर फिर खामनेई की वापसी हुई, क्योंकि खामनेई को उससे पहले 1942 में खमैनी को, आयतुल्लाह खमैनी वो जो उस समय 1979 में वापस आए, वो 1942 में उनको ईरान से बेदखल किया गया था। और जब वो वापस लौटे फिर इस्लामिक क्रांति आई। इस्लामिक क्रांति आई तो फिर एंटी अमेरिका नैरेटिव 1979 से 2026 तक, आज तक टिल डेट चलाया जा रहा था। रिलेशंस पिछले 1-1.5 दशक में बहुत खराब हो गए, स्पेशली साल 2002 के बाद। और आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि शाह पहलवी वाला दौर एक बार फिर से ईरान में लाया जा सकता है। अब इससे आप सोच रहे होंगे भाई अमेरिका क्यों करेगा? जाहिर सी बात है, आपका सवाल जायज हो सकता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है। बेसिक से 2 इंटरेस्ट नजर आते हैं। पहला इंटरेस्ट ये कि ईरान परमाणु बम ना बनाए, परमाणु कार्यक्रम आगे ना बढ़ाए और ईरान की सत्ता जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में रहे, जिससे ईरान के तेल को अमेरिका कंट्रोल करे, ईरान की इकोनॉमी को अमेरिका कंट्रोल करे और इससे यूएस कंपनीज को फायदा हो। पहला। लेकिन इससे भी ऊपर एक और नैरेटिव है। वो नैरेटिव ये है कि आज की तारीख में इजराइल का अगर कोई सबसे बड़ा सो कॉल्ड बहुत बड़ा दुश्मन है तो वो है ईरान। अगर ईरान में कोई प्रो अमेरिकी गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर इजराइल को कोई खतरा नहीं रहेगा, फिर इजराइल पूरी तरीके से सेफ रहेगा और ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी वो अमेरिका उसको मॉनिटर कर पाएगा और अपने हिसाब से चला पाएगा। ये 2 मेन पहलू नजर आते हैं कि अमेरिका इसके पीछे हो सकता है। लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि वहां पर ईरान में अनरेस्ट बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। 2,45,000 रियाल के आसपास $1 की कीमत इस वक्त है ईरान में। पीने के पानी की किल्लत बहुत जबरदस्त हो गई है। वहां का जो मेजर डैम है, जो वाटर रिजर्वायर है, वो ऑलमोस्ट सूख चुका है, उसमें पानी बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा लोगों के पास रोजगार की बड़ी दिक्कत है, महंगाई की बड़ी दिक्कत है। तो ये एक पौधा तो था लेकिन उसको एक तरह से बहुत बड़ा वृक्ष बना दिया गया और पैन ईरान इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत हद तक मुमकिन है कि शायद ही मौजूदा सरकार, मौजूदा रिजीम उसको कंट्रोल कर पाए। क्या इसके पीछे अमेरिका से बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं, रुद्रराज हैं और रक्षा विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू में प्रोफेसर है। स्वागत है सर आपका। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। और डॉक्टर धीरज कौल थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट करेंगे, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। आप हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से। पहला सवाल स्वर्ण सिंह जी से करते हैं। इन्होंने अभी पूरे इस चैप्टर को देखा होगा, इसको स्टडी भी किया होगा। स्वर्ण सिंह जी, क्या इसके पीछे यूएस या फिर कुछ ईरान, कुछ यूएस या सिर्फ ईरान? मुझे लगता है कि क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और ये जो रिजीम चेंज की सोच है अमेरिका में, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही शुरू हो गई थी। उसके पीछे कहाँ कहाँ कैसे कैसे दर्जनों उदाहरण हैं। रिजीम चेंज कराने की कोशिश हुई या रिजीम चेंज किए गए, उसके पीछे अलग अलग, कभी आर्थिक हित उसके पीछे होते थे, कभी राजनीतिक हित होते थे, जैसे कम्युनिज्म पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश, या सामरिक, जैसे अभी आपने इजराइल और ईरान की बात की, सामरिक हित हो सकते हैं। दूसरी बात, सीआईए जब इस तरह का उद्देश्य लेकर चलता है तो बहुत सी दूसरे जो संस्थान हैं, दूसरी एजेंसीज हैं अमेरिका की और कभी कभी दोस्त राष्ट्रों की, वो भी उसमें शामिल रहती हैं हमेशा से। तो यदि आप मुझे ये मापने को कहें कि जो हालात आज ईरान के अंदर हैं, उनमें क्या ईरान ज्यादा जिम्मेदार है या अमेरिका ज्यादा जिम्मेदार है, तो ये तो एक पर्सपेक्टिव की बात हो जाएगी, आप किस तरह से उस उदाहरण को समझना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे बड़ा जो चिंता या चुनौती है या अड़चन है ईरान के लिए, वो वही है कि उसके ऊपर लगातार दशकों से आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं और उनका जो सबसे बड़ा निर्यात है तेल का, उस पर रोक लगाने से आर्थिक संकट बना है और उसी के चलते बेरोजगारी बनी है और उसी के चलते लोगों में नाराजगी बढ़ी है, खासकर युवाओं में। आज ईरान की जनसंख्या में करीब 60% जो लोग हैं वो 35 वर्ष से छोटी उम्र के हैं, तो युवा हैं। और दुनिया से, क्योंकि आज तकनीक की वजह से, सूचना की तकनीक की वजह से जुड़े हुए हैं पूरे विश्व के साथ,
तो वो जान सकते हैं कि क्या क्या आजादी या समृद्धि उनको नहीं मिल पा रही अपने देश में। तो बहुत बड़ी एक तरह से नाराजगी तो है ही, चाहे कारण उसका अमेरिका हो या अपने ईरान के नेतृत्व की वजह है उसके पीछे। और हमने देखा कि प्रोफेसर साहब, लगातार सोशल मीडिया भी एक टूल हो गया आज के दौर में। सोशल मीडिया पर उस पर्टिकुलर देश में वैसी ही चीजों को एल्गोरिदम से पुश कराया जाता है जो वहां के युवाओं को इंस्टिगेट कर सके, जो उनके अंदर एक तरह का गुस्सा पैदा कर सके। आपको वही मैसेजेस दिखेंगे, सिर्फ आप स्क्रॉल करेंगे आपको वैसे ही दिखेगा, आपको सब कुछ वैसे ही नजर आएगा। हाल के समय में आप आ जाइए, जब भारत में जनरल इलेक्शंस हो रहे थे, तब आपको दिखा होगा कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मैसेजेस जो है वो नजर आते थे, जो एंटी इनकम्बेंसी से रिलेटेड हो, एंटी गवर्नमेंट हो, वो ज्यादा पुश मिलता था। बाद में पता चला कि कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद भी काफी चर्चा भी हुई थी। तो एक सेट टेक्निक का इस्तेमाल भी किया जाता है सोशल मीडिया को यूज करके, और सोशल मीडिया में मोनोपोली यूएस की है, क्योंकि मैक्सिमम जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो यूएस लेड है। बिल्कुल, कभी कभी चुनावों को प्रभावित करके, कभी कभी मिलिट्री सेना को कू करने की एक तरह से सहायता देकर, या आर्थिक संकट बनाकर, या गलत सूचनाएं फैलाकर, अलग अलग तंत्र मंत्र यंत्र से सीआईए इस तरह की कोशिशें करता है अलग अलग जगह में। तो उसके जो उद्देश्य हैं वो भी अलग अलग होते हैं, और उसके जो तंत्र हैं वो भी अलग अलग, यंत्र अलग अलग तरह के होते हैं। पर उनका ये जो मोटे तौर पे ये सोच है कि वो दुनिया में कहीं भी जाकर किसी भी सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं, इसकी उदाहरणें लगातार दूसरे विश्व युद्ध के बाद मिलती हैं। और ईरान में ही सबसे बड़ा एक तरह से पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था 1953 में, 1953 में, जब शाह पहलवी की सरकार को खतरा बना था। तो उस वक्त वहां जो प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसादेह, उनकी सरकार को गिराने का एक बहुत एक तरह से सफलतापूर्ण एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस वक्त ईरान में ही ये चीज शुरू हुई थी। और उसके बाद एक के बाद, चाहे वो लैटिन अमेरिका में हो, चाहे एशिया अफ्रीका में हो, इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। पर जो आपने कहा कि जो सोशल मीडिया का जो आज इस्तेमाल हो सकता है, खासकर युवाओं को प्रभावित किया जाता है, वो एक नया चिंता का विषय सामने खड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे पड़ोस में भी पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल में हमने देखा है कि किस तरह से न केवल युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आते हैं, पर सरकारें गिर जाती हैं। पर सरकार गिरने के बाद कहीं भी हमने देखा नहीं कि वही युवा नेतृत्व उन्होंने संभाला हो। बिल्कुल वहां देखें कि केओस एक तरह से उस देश में बन जाता है। तो क्या ये आज ईरान में भी ऐसा होगा या नहीं, ये चिंता का विषय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। बांग्लादेश को लेकर कहा गया कि भाई जेनजी भड़क गए हैं, जेनजी ने आंदोलन कर दिया है, जेनजी ने जो विद्रोह छेड़ दिया है, जेनजी सरकार पलट देना चाहता है, जेनजी ये कर, अरे जेनजी कर देना चाहता है, लेकिन बैठा कौन वहां? यूनुस आके बैठ गया, जो अमेरिका का एक तरह से लाडला है। और ये बात बहुत दबी छिपी नहीं है, कैसे वो अमेरिका के लिए बहुत जगह पर काम करते रहे हैं, कैसे उनको नोबेल प्राइज मिला, सारी चीजें हैं। मेरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ईरान में जब सैंक्शंस लगाए गए, मैं पूर्णिमा जी का रुक कर रहा हूँ, ईरान में जब सैंक्शंस लगाए गए, क्या तभी से ये स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो गई थी कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब ईरान चोक कर जाएगा? आज ईरान चोक कर चुका है इकोनॉमिकली, और इतना चोक कर चुका है कि वहां के लोग भड़क गए हैं। अब आप इसमें एक तरह से समझिए कि पेट्रोल फेंका हुआ, बस आपको एक चिंगारी देने की जरूरत है। वो चिंगारी आप सोशल मीडिया से दे दीजिए, वो चिंगारी आप कहीं से भी छोड़ दीजिए, फिर पूरा देश जल पड़ेगा। देख लीजिए ईरान जल रहा है। पूर्णिमा जी। जी नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हिस्ट्री वहाँ से शुरू करते हो जहाँ से अमेरिका आपको कहते हैं कि हिस्ट्री वहाँ से शुरू होती है 1979 की इरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन। लेकिन 1953 की ऑपरेशन एजेक्स, जो मोसादेक के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और आपको ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। पहले दुनिया में ऑयल वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड इन ईरान 1908 और ब्रिटिश कंपनी ने उसको ऑब्वियसली डिस्कवर किया है। उसके बाद 1961 में उनको समझ में आ गया कि इतने 30, 40, 60 इयर्स तक हमारे पास हमारा ऑयल है, लेकिन खा कोई और जा रहा है, हमारे पास कुछ नहीं आता। 80-90% का प्रॉफिट कोई और लेके जा रहा है। तब मोसादेक ने प्रॉमिस किया था नेशनलाइज करेंगे
ऑयल को, एंड दैट्स व्हेन 1953 की सिचुएशन आया है। और उसके पीछे था ब्रिटिश MI6 एंड अमेरिकन CIA, दोनों मिलके उनको वहाँ पे एक एजेंडा क्रिएट किया है कि वहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट करे। मैं आपको बताऊं कि एक देयर इज अ पैटर्न, इट्स वी हैव टू एक्चुअली टॉक अबाउट हाउ इट वाज डन। 1953 की जो ऑपरेशन एजैक्स ने मोसादे को हटाया है, वो कैसे किया है आपको देखना पड़ेगा। प्रोपेगेंडा किया, क्रिएट किया है, तब सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन ब्राइबिंग योर द पॉलिटिशियंस, साइलेंसिंग क्रिटिक्स, आपके मीडिया को लिटरली कर्ब करना और ऑपोजिशन लीडर को कंप्लीटली निकाल देना, लिटरली क्रश्ड बेसिकली। एंड देन इंजीनियरिंग प्रोटेस्ट,